नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि ये जो बैंक है वो डीबीएस बैंक के अंदर मर्ज हो गया है। तो किस वजह से ये बैंक जो है इसको मर्ज होना पड़ा, किस वजह से ये बैंक डूब गया, साथ साथ इसके अंदर काफ़ी सारे जो रिटेलर हैं उनका पैसा फंसा हुआ है, तो उनके पैसे का क्या होगा। और साथ साथ यस बैंक हुआ, पीएमसी हुआ, धनलक्ष्मी बैंक हुआ, ऐसे ऐसे जो बड़े बैंक हैं वो क्यों इतना फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने फेस किया, ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार लक्ष्मी विलास बैंक की हिस्ट्री और समझ लेते हैं। बेसिकली ये बैंक कितना पुराना है, कितनी इसकी ब्रांचेज हैं। तो अगर आप देख पाएँ तो उसका जो जो बैंक है वो 1926 यानी कि 1926 के अंदर फाउंड हुआ था, जो कि काफ़ी पुराना बैंक है। करूर तमिलनाडु के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी वीरमलिंगा चेट्टियार के द्वारा। इसकी फ़िलहाल 566 के करीब ब्रांचेज हैं जो लगभग 19 स्टेट्स के अंदर फैली हुई है। अगर इसका होल्ड देखें तो इसका जो मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है तमिलनाडु के अंदर। और रिसेंटली आपको पता होगा 17 नवंबर के दिन आरबीआई ने इसके ऊपर मोराटोरियम लगा दिया, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि डिपॉजिटर सिर्फ 25,000 ही इसके अंदर निकाल पा रहे थे। और आरबीआई ने क्लियर कट बोला था कि इसका जो मेन रीज़न है वो कंपनी या फिर बैंक की जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, काफ़ी डेटोरिएट हो गई है। हो सकता है आगे चल के ये जो बैंक है वो स्टैंड नहीं कर पाए, इसी वजह से आरबीआई ने इसके ऊपर मोराटोरियम इम्पोज कर दिया था। साथ साथ आरबीआई एक ड्राफ्ट मर्जर पॉलिसी भी लेके आया था जिसके अंदर आरबीआई ने बोला था कि डीबीएस बैंक के अंदर इसको मर्ज कर दिया जाएगा। और अगर आपको पता हो तो 27 नवंबर 2020 को ये डीबीएस बैंक के साथ मर्ज हो गया। डीबीएस बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है, ग्लोबल प्लेयर है और एशिया के नंबर 1 बैंकों में से इसको गिना जाता है। डीबीएस बैंक का जो पहले जो नाम था वो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर था। इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने सेटअप किया था 1968 के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलिए समझते हैं कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज होना पड़ा। साथ साथ यस बैंक हुआ, पीएमसी बैंक हुआ या फिर और भी काफ़ी सारे जो बैंक है वो स्ट्रेस के अंदर है, कौन से वो रीज़न है। या फिर हमें किसी भी जो बैंक का जो शेयर है उसको बाई करते टाइम कौन कौन से फैक्टर का ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं। रीजंस आपके सामने हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार हम बेसिक बैंक की जो फंक्शनिंग है वो एक बार समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा बैंक का जो मेन फंक्शन है वो पब्लिक से डिपॉजिट लेना है। उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक 3 से 6% का आपको ब्याज देता है और उसके बाद उसी फंड को बैंक जो है लोन के रूप में डिसबर्स करता है और उसके ऊपर जो है बैंक हम लोगों से इंटरेस्ट लेता है 7 से 12% के आसपास। तो जो बीच का जो मार्जिन होता है करीब करीब 3 से 4% का जो डिपॉजिट के ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट देता है और जो इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर लेता है, तो उसका जो बीच का जो गैप होता है जो जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, बेसिकली यही बैंक की मेन इनकम होती है। यही से बैंक जो है अपने प्रॉफिट जनरेट करता है। तो बैंक का जो मेन जो वो होता है, कोशिश रहती है कि बैंक जो अपना कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, उसको कम से कम करे और लोन को ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे, सो डैट कि उसका जो मार्जिन है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब समझते हैं कि क्या क्या रीज़न थे इस बैंक के डिक्लाइन होने के, इस बैंक के बेसिकली मर्ज होने के। तो सबसे मेन रीज़न था कि इनके जो एडवांसेस हैं यानी कि लोन जो हैं वो लगातार डिक्रीज हो रहे थे। लोन का जो इनका जो ग्रोथ था वो लगातार डिक्रीज हो रही थी। उसकी वजह से इन्होंने धीरे धीरे करके जो रिस्की जो लोन है या जो सब स्टैंडर्ड लोन है वहाँ पे इन्होंने अपना जो एक्सपोजर है उसको बढ़ा दिया। अब एक्सपोजर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि जो बैंक के एनपीए होते हैं, एनपीए का मतलब होता है बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो एसेट या फिर वो लोन जिसके ऊपर अब बैंक को इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा, वो लोन जिसके ऊपर बैंक को कोई इनकम नहीं मिल रही है। तो क्योंकि बैंक के जो एडवांसेस थे लगातार डिक्लाइन हो रहे थे, तो बैंक ने अपना जो एक्सपोजर है वो सब स्टैंडर्ड या रिस्की लोन्स की तरफ बढ़ा दिया। उसकी वजह से बैंक के लगातार एनपीए बढ़ने लगे और 2018 में जो बैंक का एनपीए था लक्ष्मी विलास बैंक का वो 10% था, उसके बाद 19 में 15% हो गया
और 2020 के अंदर ये पहुंचकर बहुत बड़ी फिगर होगी 25%, जो होता है 1/4। यानी कि बैंक अगर 100 रुपये उधार में दे रहा था, 100 रुपये लोन पे दे रहा था, तो 25 जो रुपए थे वो बैंक के वापिस ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से क्या हुआ कि बैंक को, क्योंकि डिपॉजिटर को तो बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जो कि है 3 से 5 या 6% तक, लेकिन जो बैंक के पास पैसा था, अब वो पैसा जो है उसके लिए एक डिपॉजिट है, वो सिरदर्दी बन गया, बिकॉज उसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है, लेकिन बैंक उसको लैंड नहीं कर पा रहा था, और लैंड कर भी पा रहा था तो उसके ऊपर बैंक को इनकम नहीं हो पा रही थी। इसलिए धीरे धीरे करके बैंक को जो कॉस्ट ऑफ फंड है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, वो बढ़ता चला गया। जो उसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो मैंने आपको बताया, वो उसका डिक्रीज होता चला गया, बैंक के प्रॉफिट डिप होने लगे, और धीरे धीरे करके जो है बैंक लॉस के अंदर आ गया। और पिछले 3 सालों से लगभग ये लगातार लॉस पे लॉस बुक किए जा रहा था। कुल मिला के जो कंपनी थी या जो बैंक था, उसकी जो नेटवर्थ थी वो इरोड हो गई, वो खराब हो गई, और धीरे धीरे करके बैंक ऐसी पोजीशन के अंदर पहुंच गया कि बैंक को रन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी वजह से आरबीआई को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा। ऐसी ही कंडीशन कुछ यस बैंक के साथ थी, पीएमसी बैंक के साथ थी, और भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे बैंक हैं जो स्ट्रेस के अंदर हैं। तो कोई भी हमें बैंक का जो शेयर है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अगर चूज़ करना है, तो हमें उस बैंक का जो है रिजल्ट वो ज़रूर देखना चाहिए। वो एनपीए उसके कितने हैं, कितने परसेंट उसके एनपीए हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कितना जनरेट कर पा रहे हैं, उसका जो एडवांसेस का जो ग्रोथ है वो कैसी है। तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर है हमें ज़रूर कंसीडर करने चाहिए। तो ये थे मेन रीज़न इस बैंक के फेल्योर के। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं कि जो इसके अंदर जो शेयर होल्डर फंसे हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर रिटेलर हैं, आपके और हमारे जैसे लोग हैं, उनके पैसे का क्या होगा, क्या उनका पैसा रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं। अगर हम इसके अंदर अमाउंट में देखें या नंबर में देखें, तो जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके अंदर करीब करीब 97,200 इंडिविजुअल हैं, रिटेलर्स हैं, जिनकी कैपिटल काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट जिनकी कैपिटल 2 लाख से कम है। ऐसे जो लोग हैं वो 47% जो हैं इसके शेयर होल्डर का पोर्शन क्रिएट करते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट 50% इसके अंदर जो जिनका पैसा फंसा हुआ है वो बेसिकली रिटेलर लोग हैं, जो छोटी अमाउंट के अंदर पैसा डालते हैं। तो आरबीआई ने जब इसका मर्जर का प्लान लेके आया था आरबीआई, तो आरबीआई ने क्लियर कट बोला था कि जो भी इसका जो पेड अप जो शेयर कैपिटल होगी, इसके जो रिजर्व होंगे, जो इसके शेयर होंगे, सिक्योरिटी होंगी, या इसके जो डिबेंचर होंगे, सारे की सारी जो वैल्यू है वो राइट ऑफ हो जाएगी। राइट ऑफ का मतलब है कि वो वैल्यू बेसिकली जीरो हो जाएगी। और साथ साथ ये जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ये शेयर लिस्टेड था, और लास्ट टाइम आई थिंक 7 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा था, तो वो उस जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे भी डीलिस्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक था उन रिटेलर्स के लिए, जो इसका 50% के अराउंड जो है जिसका इसके अंदर होल्डिंग थी। ऐसे रिटेलर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उनका जो पैसा है वो एकदम से जीरो हो गया। आरबीआई ने बोला कि ये जो ऐसा सारा जो पैसा है उसको राइट ऑफ किया जाएगा, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन डालेगी, और मद्रास हाई कोर्ट ने डीबीएस बैंक को बोला कि आप हमें एक अंडरटेकिंग दीजिए कि आप ऐसे सभी शेयर होल्डर्स के लिए एक रिजर्व फंड क्रिएट करेंगे, उस रिजर्व फंड की जो वैल्यू है वो कम से कम जो लक्ष्मी विलास बैंक के जो शेयर की जो फेस वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए। तो लक्ष्मी विलास बैंक की जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये। यानी कि अगर आपने ये शेयर अगर 7 से 8 रुपए में भी उठाया है, तो मद्रास हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद आपको हो सकता है, आपके लिए खुशखबरी है कि आपको 10 रुपये इसके अंदर 10 रुपये के हिसाब से आपको पैसा इसके अंदर मिल सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि हो सकता है फर्दर डीबीएस बैंक सुप्रीम कोर्ट चला जाए, या अगर मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन मान लेता है तो आपको, अगर आपने 7 से 8 रुपए में लिया है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस फिलहाल इसके अंदर दिख रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने ये जो पूरा जो रिटेलर का जो कैपिटल थी, शेयर होल्डर की जो कैपिटल थी, उसको जीरो कर दिया था। लेकिन जो फिलहाल जो करंट जो डिसीजन आया है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, उससे जरूर शेयर होल्डर्स को थोड़ी
राहत मिली है। हालांकि अब ये जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा है। अगर आप इसको जीरोधा हुआ, अपस्टॉक हुआ, या कोई भी जिसके अंदर आपका डीमैट अकाउंट है, अगर उसके अंदर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये शेयर अब नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये डेलिस्ट हो गया है। अब ये शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करता। तो ये एक तरीके से होप है हमारे जो शेयर होल्डर इसके अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए। तो दोस्तों, ये एक वीडियो था मेरा लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर कि लक्ष्मी विलास बैंक का क्या कारण था जिसकी वजह से मर्जर की तरफ बढ़ा। और ऐसे को बहुत से ऐसे बैंक है जो जो छोटे छोटे बैंक है जो स्ट्रेस के अंदर हैं, उनके अंदर हमें क्या क्या फैक्टर देखने चाहिए किसी भी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।